दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बीते हफ्ते दुनिया भर के घटनाक्रमों में क्या कुछ हुआ उस पर बात करने के लिए आज हम फिर हाजिर हैं। आज हम दो अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी की भारत की सुरक्षा के लिहाज से पड़ताल करेंगे। इसके बाद जानेंगे बोस्निया संकट की कहानी को, समझेंगे कि आखिर टर्की इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है और इसका नियो ऑटोमनिज्म से क्या लेना देना है। लेकिन सबसे पहले हमारी बात होगी पाकिस्तान की, पर उससे भी पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना है। करंट न्यूज में हम आपके सामने देश विदेश की खबरें पेश करते हैं। दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में देश विदेश की खबरें पेश करते हैं। इस दौरान चर्चा में रही कुछ जगहों का जिक्र हम करते हैं। वह जगह चर्चा में क्यों रही ये जानना तो आपके लिए जरूरी है ही, लेकिन एग्जाम के नजरिए से जरूरी यह भी है कि आप मैप पर उनकी लोकेशन को भी समझें। इस लिहाज से दृष्टि हिंदी और इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर एक बेहद रोचक कार्यक्रम न्यूज ऑन मैप हर हफ्ते प्रसारित हो रहा है। बेहतर समझ के लिए आप हमारे इस कार्यक्रम को जरूर फॉलो करें। लास्ट एपिसोड और प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इसी बुलेटिन के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। इस प्रोग्राम की एक झलक आपके सामने प्रस्तुत है। एक वृत्त बनाइए जिसका केंद्र लंदन और परिधीय बिंदु हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस वृत्त के क्षेत्र से पूर्णतः बाहर रहेगा। वृत्त वाले सवाल से बहुत घबराना नहीं है कि वृत्त पूछ दिया गया है तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि हम एक एक कंट्री याद करते हैं, बल्कि एक अनुमान हमारा होता है। हमें पोजीशन पता होता है कि उस वृत्त की बात जो हो रही है उससे निश्चित तौर पर कौन सी कंट्री उसकी परिधि से बाहर होगा। तो इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहां है लंदन और ये हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। तो लंदन से हमने ऐसा एक खींच दिया, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हो गई वृत्त की। और अब जो वृत्त बनेगा निश्चित तौर पर ऐसा बनेगा कुछ पूरे में। तो जो ऑप्शंस आपके पास हैं उसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन की बात हो रही है। निश्चित तौर पर आपका दिमाग जाना चाहिए यूक्रेन की तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूक्रेन कभी भी इसका हिस्सा इसलिए नहीं हो सकता है कि यूक्रेन की पोजीशन यहां पर है। ठीक है, तो जब भी हम कोई वृत्त इस तरीके का बनाएंगे तो फिर यूक्रेन उसका हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि हंगरी से यूक्रेन ईस्ट साइड में है। और यही इतना आपको ध्यान पर अगर रहे तो बहुत आसानी से इस तरह के सवालों को आप टैकल कर सकते हैं। सही जवाब क्या हुआ इसका? ऑप्शन डी, यूक्रेन। ठीक है, इटली, फ्रांस, जर्मनी तो आएंगे ही उसमें। चलिए लौटते हैं खबरों पर। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय सरोकार की अहमियत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देश दुनिया में कोई भी हलचल कब अवसर के दरवाजे खोल दे या परेशानी का सबब बन जाए कहना मुश्किल है। और जब ऐसी कोई हलचल हमारे पड़ोस में ही हो रही हो तो वाजिब है कि उसकी तहकीकात कर ली जाए। आज की पहली खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। अब तक आपके मन में कई सवाल कौंधने शुरू हो गए होंगे। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेश की है। ये नीति 2022 से 2026 तक के लिए बनाई गई है। फिलहाल इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्से को ही पब्लिक किया गया है। तकरीबन 100 पेज के ऑपरेशनल पार्ट को गोपनीय करार देते हुए जाहिर नहीं किया गया है। इस पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि इसका फोकस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर है। यह पॉलिसी जियो इकोनॉमिक्स पर अपना फोकस रखने की बात कहती है और अब से विदेश नीति में भी आर्थिक कूटनीति को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। माना जा रहा है कि एक तरफ इस नीति के जरिए पाकिस्तान अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहता है, तो दूसरी तरफ वो दुनिया में अपनी तस्वीर भी चमकाने की जद्दोजहद में है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की ये सिक्योरिटी पॉलिसी आखिर किन हालातों में लाई गई है। जानेंगे इस सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या खास है और क्यों इसे एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट माना जा रहा है। इन सबसे भी बड़ा सवाल ये कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से इस पॉलिसी के मायने क्या हैं, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक हालातों पर। इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। पाकिस्तान पर 115 अरब डॉलर से भी ज्यादा का विदेशी कर्ज है।
देश में बेरोजगारी और गरीबी अपने चरम पर है। ऊपर से कोरोना महामारी ने देश में हालात बद से बदतर कर दिए हैं। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान IMF और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों पर काफी ज्यादा निर्भर हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था को चलाते रहने के लिए उसे बार बार इन संस्थानों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। ऐसे में अब देर से ही सही धीरे धीरे पाकिस्तान में यह समझ बन रही है कि सैन्य रूप से वो चाहे जितना भी मजबूत हो जाए, लेकिन अगर उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत और स्वतंत्र नहीं होती तो वो उसकी सैन्य सुरक्षा और देश हित दोनों की हिफाजत नहीं कर पाएगा। ऐसे में मौजूदा सरकार पर यह दबाव है कि वो अपनी आर्थिक हैसियत को दुरुस्त करने की तरफ ध्यान दे, और ध्यान देने की कवायद हालिया सिक्योरिटी पॉलिसी में साफ साफ नजर आती है। पाकिस्तान को अमूमन एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर देखा जाता रहा है। दरअसल अब तक इसकी विदेश नीति का लक्ष्य दुनिया में अपनी जियो पॉलिटिक्स की क्षमता को सुरक्षा के नजरिए से भुनाने का रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के कोर को बदल दिया गया है। ये फोकस अब जियो पॉलिटिक्स से बदलकर जियो इकोनॉमिक्स पर रखा जाएगा। जियो इकोनॉमिक्स में सबसे अहम पहलू रीजनल कनेक्टिविटी होगा। इसमें कहा गया है कि कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी लोकेशन को ट्रेड और एनर्जी कॉरिडोर के तौर पर विकसित करेगा। दरअसल पाकिस्तान की बेशकीमती भू आर्थिक स्थिति दक्षिण और मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट व अफ्रीका के लिए उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी के जरिए उसे एक अनूठा अवसर देती है। यानी यहां से पश्चिम की ओर कनेक्टिविटी का रास्ता खुलता है। ऐसे में यह पॉलिसी ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे कि पाकिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी के लिए पुल का काम कर सके। इसमें ऊर्जा संपन्न मध्य एशियाई देशों को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ने के लिए ट्रेड और एनर्जी कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पाकिस्तान कोई बड़ी नीति बनाए और उसमें भारत का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दस्तावेज में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ संबंधों में सुधार करना चाहता है, लेकिन यह भी जोड़ता है कि कश्मीर विवाद का न्यायसंगत और शांतिपूर्ण समाधान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का आधार है। हालांकि कश्मीर मसले पर कोई नई बात या रणनीति नहीं बताई गई है, बल्कि पाकिस्तान ने वही अपना पुराना राग आलापा है। इसमें चीन के साथ अच्छे रिश्ते करने पर भी जोर दिया गया है। उसने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट बताया है। यह कॉरिडोर चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा है, जो POK और अक्साई चीन जैसे विवादित इलाकों से होकर गुजरता है। यह एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। इसके तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पावर प्लांट्स के साथ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा, जबकि भारत इसका विरोध करता है। बहरहाल नीति सुरक्षा से जुड़े बाहरी और आंतरिक पहलुओं को संबोधित करती है, लेकिन इसे कई मामलों में बड़ी तब्दीली माना जा रहा है। जानते हैं कि इस नीति को पैराडाइम शिफ्ट मानने की वजहें क्या हैं। देखा जाए तो हालिया सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की सुरक्षा नीति में 360 डिग्री का बदलाव जैसा है, जो सेना से हटकर इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस्ड नजर आता है। अब तक पाकिस्तान की सुरक्षा नीति सिर्फ सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती रही है। पाकिस्तान में सुरक्षा और विदेश नीति में सेना का बहुत बड़ा दखल देखा गया है। तख्ता पलट के इतिहास के साथ यहां आधे से ज्यादा वक्त तक देश की कमान फौजी हुक्मरानों के हाथ रही, लेकिन ये पहला मौका है जब पाकिस्तान में नागरिक हितों को वरीयता देते हुए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार की गई। इस पॉलिसी में सेना की प्राथमिकता शांति बनाए रखना होगा, साथ ही वो नीति के विजन को हासिल करने में मदद करेगी। जियो इकोनॉमिक्स के लिए रीजनल कनेक्टिविटी को साधना शांति के जरिए ही मुमकिन हो सकता है। जाहिर है पाकिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी कायम करने वाली भूमिका तब तक नहीं निभा सकता जब तक कि पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते शांतिपूर्ण न हों और अफगानिस्तान में स्थिरता न रहे। ऐसे में पाकिस्तान के सामने साझेदारी के लिए हाथ बढ़ाना जरूरत बन गई है। पॉलिसी में इस बात की झलक साफ दिखती है कि पाकिस्तान भारत समेत अपने सभी पड़ोसी देशों और अन्य देशों से शांतिपूर्ण और साझेदारी वाले रिश्ते बनाने की वकालत कर रहा है। फिर एक पहलू यह भी है कि पाकिस्तान विदेश नीति के मोर्चे पर भी जबरदस्त शिकस्त झेल रहा है। उसकी इमेज पश्चिमी देशों में बहुत अच्छी नहीं है। मध्य पूर्व के अपने पारंपरिक मित्र देशों UAE और सऊदी से भी उसके रिश्ते पहले के मुकाबले कमजोर हैं, और पाकिस्तान के करीबी रहे अमेरिका ने भी उसके सिर से अपना हाथ
लगभग हटा लिया है। यहां तक कि उसे अब अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार से भी सीमा विवाद का बवाल झेलना पड़ रहा है। फिलहाल पाकिस्तान चीन के भरोसे मदद हासिल कर रहा है। ऐसे में वो पूरी तरह से अलग थलग है। ऐसे में अपनी अर्थव्यवस्था में प्राण फूंकने और इमेज चमकाने की कवायद पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है। आइए अब समझते हैं कि इस पूरी कहानी में भारत के लिहाज से क्या कुछ अहम है। नई सिक्योरिटी पॉलिसी में भारत से रिश्ते सुधारने और व्यापार को बढ़ाने के साथ ही कश्मीर विवाद को किनारे रखने की बात की गई है, लेकिन साथ ही इसमें पाकिस्तान ने भारत की ओर से मौजूद खतरों में गलत जानकारी फैलाने, हिंदुत्ववादी राजनीति और घरेलू राजनीति में लाभ पाने के लिए आक्रामक नीति आजमाने को गिनाया है और इसे संबंध ठीक करने के लिए बाधा बताया है। साथ ही भारत की बढ़ती हथियार क्षमता को भी पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बताया गया है। लेकिन पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति के मद्देनजर यह ध्यान रखना जरूरी है कि आजादी के पहले 3 दशकों तक उसकी अघोषित सुरक्षा नीति भारत केंद्रित ही रही थी। भारत पाकिस्तान के बीच 1948, 1965 और 1971 के तीनों युद्ध भारत विरोधी सिंड्रोम वाली उसी नीति का नतीजा रहे हैं। ताज़ा हालातों का विश्लेषण करें तो यही देखने में आता है कि अफगानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान लगातार भू राजनीतिक समीकरणों के जरिए अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ा रहा है। वो अपनी रक्षा तैयारियों के साथ साथ समुद्री गतिविधियां भी बढ़ा रहा है। जाहिर है इन तैयारियों के केंद्र में भारत ही है। इतना ही नहीं, जिस खतरनाक विचारधारा को पाकिस्तान में पनाह दी जा रही है वो भारत में टेररिज्म को ही बढ़ावा देती रही है। पठानकोट हमले के बाद से लगातार दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट ही देखने को मिली है, लेकिन अब जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है तो पाकिस्तान ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर साझेदारी बढ़ाने की दुहाई दे रहा है। जबकि अब तक दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को लेकर खुद पाकिस्तान का रवैया आक्रामक रहा है। इस आक्रामकता को कम करने के बजाय उल्टे पाकिस्तान भारत पर पूर्व की ओर कनेक्टिविटी को बंधक बनाने का आरोप लगाता रहा है। यहां तक कि मानवीय मदद के लिए भी वो रास्ता नहीं देना चाहता। मसलन भारत अफगानिस्तान में भूख से जूझते लोगों को खाद्यान्न भेजना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सीमा से होकर राहत सामग्री भेजने पर 2 महीने से फैसला नहीं लिया। साफ है कि अगर पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्र बाजार के लिए अपने ट्रेड के रास्ते बंद रखता है तो उसके जियो इकोनॉमिक्स नीति के लक्ष्य शायद ही पूरे हो पाए। इसलिए पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति कागजों पर बेशक उसके रुख में बदलाव की उम्मीद जगाती हो, लेकिन पिछला अनुभव बताता है कि यह दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नई कोशिश भी हो सकती है। फिर भारत के लिहाज से नई नीति का सबसे बड़ा पेंच ये है कि इसमें भारत की मौजूदा मोदी सरकार के रहते मेल मिलाप की संभावना को सिरे से खारिज किया गया है। इस पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान वाकई भारत के साथ शांति बहाल कर पाता है या फिर नहीं। चलिए अगली खबर का रुख करें। एक मुल्क जो कभी जातीय हिंसा की आग में जला हो, जहां हुए नरसंहार को हिटलर के दौर जैसा माना जाता हो और जिसका इतिहास और वर्तमान जातीय नफरत का गवाह हो, आज फिर उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना की, जहां फिर से जातीय आधार पर अलग होने को लेकर तनाव बढ़ गया है। इस मसले को सुलझाने के लिए टर्की मध्यस्थता करने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है। हाल ही में टर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने वार्ता में तेजी लाने की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि टर्की और सर्बिया इस क्राइसिस को हल करने के लिए बोस्नियाई, क्रोएट्स और सर्ब नेताओं को एक साथ लाने पर सहमत हुए हैं। एर्दोगन ने सर्बियन राष्ट्रपति वुसिक के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम सर्बिया में चुनाव के बाद तीनों एथनिक ग्रुप्स के नेताओं को एक साथ लाना चाहते हैं, जहां हम बोस्निया और हर्जेगोविना की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। जाहिर है सर्बिया की शांति प्रक्रिया में शामिल होने की मंशा को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सर्बिया युद्धकालीन बोस्नियाई सर्ब अलगाववादियों का संरक्षक था। इसलिए आज के प्रोग्राम में हम समझेंगे कि बोस्निया हर्जेगोविना संकट का पूरा मामला आखिर क्या है, टर्की इस मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है और सर्बिया को साथ लाने के पीछे क्या पेंच है। लेकिन इसके पहले हमें समझना होगा बोस्निया एंड हर्जेगोविना संकट की पृष्ठभूमि को।
दुनिया के नक्शे को देखिए तो दक्षिणी पूर्वी यूरोप में एक मुल्क है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ बोस्निया कहकर पुकारते हैं। इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन को देखेंगे तो यह यूरोप के पश्चिमी बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। त्रिकोणीय आकार के इस देश की सीमा उत्तर पश्चिम और दक्षिण में क्रोएशिया, पूर्व में सर्बिया, दक्षिण पूर्व में मोंटेनेग्रो और दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सागर से लगती है। किसी जमाने में यह देश युगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन हम जानते हैं कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके बाद कई देश राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हुए। इनमें से एक युगोस्लाविया भी था। इसके अलग अलग हिस्से खुद को आज़ाद करने की मांग करने लगे। आज़ादी की एक ख्वाहिश बोस्निया में भी जगी, लेकिन आज़ादी की लहर से पहले ही यहाँ पर नस्लीय नफरत और हिंसा की आग भड़क उठी। इसके पीछे की वजह थी वहाँ बसी आबादी। बोस्निया में 3 तरह के समुदाय रहते थे, क्रोआट, मुस्लिम और सर्ब। इसमें से क्रोआट और मुस्लिम आज़ाद होना चाहते थे, जबकि सर्ब इसके विरोध में थे। मार्च 1992 में यहाँ आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह हुआ। इस रेफरेंडम में आज़ादी वाले धड़े को जीत मिली। इसी रेफरेंडम के आधार पर क्रोआट और मुस्लिमों ने मई 1992 में युगोस्लाविया से अलग होने की घोषणा कर दी। इससे सर्ब समुदाय नाराज हो गया और उसने कहा कि अब सर्ब बसावट वाला इलाका भी सर्ब रिपब्लिक के नाम से अलग देश कहलाएगा। इस वाकये के बाद बोस्निया में सिविल वॉर शुरू हो गया। बोस्नियाई मुस्लिम और क्रोएट्स लोग एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे बोस्नियाई सर्ब। इन तीनों समुदाय में सबसे मजबूत हालात में थे सर्ब, और उनके ताकतवर होने का राज था पड़ोसी देश सर्बिया। सर्बिया में सर्ब लोग आबादी में बहुसंख्यक थे, इसलिए जब बोस्निया के सर्ब लोगों ने सिविल वॉर छेड़ा तो सर्बिया ने अपने लोगों की खूब मदद की। इसके चलते सर्ब लोगों का लड़ाई में पलड़ा भारी हो गया। आज़ादी चाहने वालों का मुंह बंद करने के लिए भयानक हिंसा की गई। हजारों लोगों के घरों को जला दिया गया और बोस्निया में एथनिक क्लींजिंग होती रही। यह युद्ध अप्रैल 1992 से दिसंबर 1995 तक चला था। एक अनुमान के मुताबिक इस सिविल वॉर में तकरीबन 1 लाख लोग मारे गए और 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। मरने वाले लोगों में ज्यादातर बोस्नियाई मुस्लिम थे। उस वक्त इस युद्ध को रोकने में यूएन और अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उनकी कोशिशों के चलते 1995 में अमेरिका के ओहायो के डेटन एयरफोर्स बेस में विभिन्न पक्षों में एक समझौता हुआ, जिस पर अंतिम मुहर पेरिस में लगी। इस एग्रीमेंट पर साइन के साथ ही बोस्नियन सिविल वॉर खत्म हुआ। इसे जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर पीस इन बोस्निया एंड हर्जेगोविना या डेटन एकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। इस एग्रीमेंट में बोस्निया संप्रभु राष्ट्र तो बना, लेकिन इसके 2 बराबर हिस्से हुए। एक हिस्सा क्रोआट और मुस्लिमों के लिए, जिसे बोस्नियाक क्रोएट फेडरेशन कहा गया, और दूसरा हिस्सा सर्ब्स के लिए, जिसे बोस्नियाई सर्ब रिपब्लिक कहा गया। यही एग्रीमेंट बोस्निया और हर्जेगोविना का संविधान बना, जिसे अभी भी ये देश फॉलो करता है। लेकिन तकरीबन 2.5 दशक के बाद यहाँ जातीय नफरत और अलगाववादी भावनाएं फिर से उभरने लगी हैं, और इसकी अगुवाई कर रहे हैं राष्ट्रवादी सर्ब नेता मिलोराड डोडिक। डोडिक सर्ब समुदाय के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। वे लंबे समय से स्टेट इंस्टीट्यूशंस की आलोचना करते रहे हैं। उनका कहना है कि इनकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति दूतों के फैसलों से हुई, जो हम पर थोपे गए हैं। यहां तक कि वे डेटन एकॉर्ड को खारिज करते हुए बोस्निया हर्जेगोविना को केवल एक कागजी गणराज्य कहते हैं। इसी कड़ी में ताज़ा संकट तब खड़ा हुआ जब दिसंबर 2021 में डोडिक के नेतृत्व में बोस्निया हर्जेगोविना के सर्ब हिस्से की संसद ने नॉन बाइंडिंग मोशन पास किया। यह प्रस्ताव सर्ब क्षेत्र को देश के सशस्त्र बलों, कर प्रणाली और न्यायपालिका से अलग करने के लिए लाया गया था। दुनिया भर में डोडिक के कदम की खूब आलोचना हुई और इसे बोस्निया को फिर से जातीय संघर्ष में धकेलने वाला कदम बताया गया। टर्की ने भी इस कदम की कड़ी आलोचना की थी। तब से टर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन लगातार इस मसले को मुखरता से सुलझाने की जुगत में हैं और अब नए सिरे से उन्होंने मध्यस्थता की पेशकश भी की है। लेकिन टर्की के बोस्निया में इंटरेस्ट की वजहें क्या हैं, इसे समझिए। अगर आपको बोस्निया की राजधानी साराजेवो के ओल्ड टाउन में भेज दिया गया और ये नहीं बताया गया कि आप कहाँ हैं, तो शायद ही आप सोच पाएंगे कि आप टर्की में हैं या फिर बोस्निया के किसी शहर में। वहाँ के शहरों की बनावट, बसावट, तौर तरीकों और मिजाज में
टर्की रचा बसा है। ये उस विरासत के कुछ उदाहरण हैं जो उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल से शासन करने वाले ऑटोमन साम्राज्य ने 4 सदियों की मौजूदगी के बाद वहां छोड़ दिए थे। मौजूदा बोस्निया एंड हर्जेगोविना क्षेत्र में ऑटोमन शासकों ने 1463 से 1878 तक 400 सालों से भी ज्यादा राज किया। इस विरासत और अनुभवों ने ऑटोमन साम्राज्य के वारिस टर्की और उसके सदस्य रह चुके देशों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति को आकार देने में योगदान दिया। इसमें भी टर्की की कई राजनीतिक पार्टियों ने बोस्निया एंड हर्जेगोविना से खासा लगाव रखा है, न केवल साझी विरासत के चलते बल्कि सिविल वॉर के दर्दनाक अतीत के चलते, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान बोस्निया के मुस्लिमों ने झेला था। हालांकि बोस्निया सिविल वॉर के दौरान भी टर्की यूएन और नाटो से बोस्निया को बचाने की गुहार लगाता रहा। जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद भी टर्की बोस्निया और हर्जेगोविना की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करता रहा। यह टर्की की पहल का ही नतीजा था कि 2010 में सर्बिया के पार्लियामेंट ने बोस्निया सिविल वॉर में अपनी भूमिका के लिए आधिकारिक रूप से माफी मांगी थी। इसके बाद बोस्निया एंड हर्जेगोविना और सर्बिया के बीच राजनयिक रिश्ते कायम हुए थे, लेकिन टर्की और बोस्निया के बीच रिश्ते केवल साझी विरासत तक सीमित नहीं हैं। जानकार मानते हैं कि बोस्निया में टर्की की भागीदारी राजनीतिक प्रकृति की ज्यादा है। जब से एर्दोगन टर्की के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने अपनी विदेश नीति में नियो ऑटोमनिज्म को आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाया है। नियो ऑटोमनिज्म या नव तुर्कवाद को तुर्की की विदेश नीति विचारधारा के रूप में समझा जाता है। ये उन देशों में प्रभाव का निर्माण करती है जो पहले कभी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। यह विचार मोटे तौर पर मिडिल ईस्ट, उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया, काकेशस, क्रीमिया और बाल्कन क्षेत्र में तुर्की प्रभाव को फिर से जिंदा करने और उसे प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने से जुड़ा है। इसके तहत विशेष तौर पर सोवियत संघ के विघटन के बाद के क्षेत्र और मध्य पूर्व पर फोकस किया जा रहा है। न्यू ऑटोमनिज्म में सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी पर खासा ध्यान दिया जाता है। इसके तहत टर्की अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्तरों पर गतिविधियों के जरिए अपना एजेंडा आगे बढ़ाता है। यहां तक कि मध्यस्थता का इस्तेमाल भी क्षेत्रीय संघर्षों में तुर्की नेतृत्व को सॉफ्ट पावर के साधन के तौर पर किया जाता है। अरब स्प्रिंग, लीबिया, ट्यूनीशिया और इजिप्ट के मामले में टर्की ने इसी विचार को इंप्लीमेंट करके अपना प्रभाव बनाया था। विदेश नीति के जानकार बोस्निया में टर्की की सक्रियता को नियो ऑटोमनिज्म से सीधे जोड़ते हैं। यहां तक कहा जाता है कि बोस्निया टर्की के लिए एक टेस्ट लैब की तरह है। चूंकि बोस्निया में इस्लामिक आबादी ज्यादा है, ऐसे में एर्दोगन वहां की राजनीति में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश में है। अगले साल यानी 2023 में टर्की में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एर्दोगन बोस्निया मसले में विदेश नीति के मोर्चे पर बढ़त लेना चाहते हैं। दुनिया भर की नजर टर्की की बोस्निया मध्यस्थता पर रहेगी। अब ये वक्त बताएगा कि एर्दोगन चुनाव और विदेश नीति में कितने कामयाब हो पाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बार फिर पश्चिमी बाल्कन और बोस्निया एंड हर्जेगोविना के बारे में थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आइए अब जल्दी से नोट करते हैं आज की खबरों पर क्या सवाल बन सकते हैं। भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों की जटिलताओं के बीच पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की समीक्षा कीजिए, ये पहला सवाल था। और दूसरा सवाल है, बोस्निया संकट की पृष्ठभूमि में तुर्की की विदेश नीति का मूल्यांकन कीजिए। तो फिलहाल दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।